कि मुख्तार अंसारी उस इलाके के एक बहुत बड़े माफिया थे। लेकिन जो लीगेसी उनकी है, जो जिस खानदान से उनका ताल्लुक है, उस खानदान में इस किस्म का एक शख्स भला कैसे पैदा हुआ? इस मुल्क में जब मीडिया एक विलेन की सूरत में मुख्तार अंसारी को पेश करता हो, एक हीरो की बजाय 1 हफ्ते से मुस्तकिल मुख्तार अंसारी को विलेन बना के पेश किया जा रहा हो, तो फिर ये सवाल इस मीडिया से पूछा जाना चाहिए। इसी मीडिया से कि आप ये स्टोरी भी बताइए कि मुख्तार अंसारी आखिर माफिया कैसे बने? कहा यह जा रहा है कि 15 साल की उम्र में वो माफिया बन गए थे, ये गलत बात है। वो 1964 में वो पैदा हुए हैं और 90s के आस-पास में वो माफिया के मैदान में सामने आए हैं। इस मुल्क में माफिया गिरोहों का खड़ा होना एक एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक इंडिया की हिस्ट्री है। सरेआम अस्पताल के बाहर खड़े हुए, थाने के बाहर खड़े हुए, अदालत में क के बाहर खड़े हुए, आप गोली मार देंगे एक माफिया को। कस्टोडियल डेथ कोई भी हो, इवन नेचुरल डेथ ही क्यों ना हो, उस पर हुकूमत के ऊपर ब्लॉट माना जाता है और हर कस्टोडियल डेथ को इन्वेस्टिगेट करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होता है। वो सदियों से इस मुल्क का खादिम रहा है। उस खानदान का चश्मो-चिराग एक पढ़ा-लिखा ग्रेजुएट आखिर माफिया कैसे बन गया? मैं अल्फाज को चबाए बगैर ये बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तार अंसारी एक माफिया तो बन ही गए थे। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए कि उनको माफिया डॉन की हैसियत से वहाँ जाना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको जो जो बात सही है, उसका एतराफ़ करना ही चाहिए। अगर हम सच बोलने वाले और ईमान वाले लोग हैं, तो उसका एतराफ़ करना चाहिए कि मुख्तार अंसारी उस इलाके के एक बहुत बड़े माफिया थे। लेकिन जो लीगेसी उनकी है, जो जिस खानदान से उनका ताल्लुक है, उस खानदान में इस किस्म का एक शख्स भला कैसे पैदा हुआ? कैसे मुख्तार अंसारी एक माफिया बने, ये अपने आप में एक तारीख है। इस मुल्क में जब मीडिया ए एक विलेन की सूरत में मुख्तार अंसारी को पेश करता हो, एक हीरो की बजाय 1 हफ्ते से मुस्तकिल मुख्तार अंसारी को विलेन बना के पेश किया जा रहा हो, तो फिर ये सवाल इस मीडिया से पूछा जाना चाहिए। इसी मीडिया से कि आप ये स्टोरी भी बताइए कि मुख्तार अंसारी आखिर माफिया कैसे बने? इसका जवाब मीडिया देना नहीं चाहता और बहरहाल मीडिया के बारे में आप सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कमर्शियल मीडिया है, ये एक इंटरेस्टेड एंड कंप्रोमाइज़्ड मीडिया है और मुझे कहने दीजिए, मुझे कोई तरद्दुत नहीं है कहने में कि इस मीडिया के एंकर से और इस मीडिया के सहाफ़ियों से अगर इनके मालिकान आज ये कहें कि आप अपने वालिद को माफ़िया कहिए, तो बिल्कुल इनको कोई तामुल नहीं होगा, ये अपने वालिद को भी माफिया कहेंगे बल्कि अपने माथे पे लिख देंगे कि मेरा बाप चोर था और उसको बड़ी शद्दोमत के साथ चलाएँगे। इसलिए इस मीडिया पर तो एतबार बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता। आप देख ही रहे हैं कि किस अंदाज़ से वो पेश किया जा सक कि पेश करते हैं चीज़ों को। बहरहाल, इस सवाल का जवाब मैंने भी ढूँढने की कोशिश की। बहरहाल मैंने आज जो मैं आया हूँ, मैं इसीलिए ऑन लाइव आया हूँ कि मैं मुख्तार अंसारी साहब को जानता था। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और मैं कई बार उनसे आज से 20 साल पहले मैं मिला हूँ, इसलिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में है। इसलिए मैं आज आपके सामने लाइव आया हूँ। देखिए, आप अगर तारीख को देखेंगे, कहा यह जा रहा है कि 15 साल की उम्र में वो माफिया बन गए थे, ये गलत बात है। वो 1964 में वो पैदा हुए हैं और 90s के आस-पास में वो माफिया के मैदान में सामने आए हैं। और क्यों आए हैं? क्या इससे पहले वहाँ कोई माफिया नहीं था? कौन माफिया था? अभी मैं एक आपके सामने मैं किसी और के बारे में ज़्यादा तफ़सील नहीं, सिर्फ़ बरसबील तज़किरा मैं कह रहा हूँ कि क्या ब्रजेश सिंह वहाँ पर एक एस्टैब्लिश्ड माफ़िया पहले भी थे और आज भी हैं? क्या नहीं है? क्यों बने माफ़िया? जो वहाँ 1970 ऑनवर्ड इस मुल्क में माफिया गिरोहों का खड़ा होना एक एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक इंडिया की हिस्ट्री है। 1970 ऑनवर्ड 1970 से चला आ रहा है। और काहे को बनता है कोई आदमी माफिया? ठेके लेने के लिए, टेंडर छुड़ाने के लिए। काहे के टेंडर? रेलवे के टेंडर, कोयले के जो आपने कोलगेट पिछले दिनों तो सुना है कितना बड़ा घोटाला था कोयले का, स्क्रैप के ठेके लेने के लिए, कंस्ट्रक्शन के ठेके लेने के लिए, पुलों की कंस्ट्रक्शन, सड़कों की कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट ऑफिसेज की कंस्ट्रक्शन, सरकारी टेंडर छुड़ाने के लिए जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई में कोई आदमी माफिया बनता है। एक माफिया से दूसरे माफिया के हाथ वो लेने के लिए गैंग वार्स हुआ करते हैं और इस माफिया के बनाने में
कोई दो राय नहीं है इसमें कि सरकारी मशीनरी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, खुसूसन पुलिस का इन माफियाज को एक लंबे अरसे तक प्रोटेक्शन देने में एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज जो लोग मुंह खोल के कहते हैं कि फला साहब माफिया है, फला माफिया है, फला माफिया है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से पूछना चाहिए कि ये माफिया इस हद तक आखिर आया कैसे, किसके ताबून से आया? क्या पुलिस का कोई रोल नहीं होता माफिया को बड़ा करने में? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं होता यही टेंडर इन माफियाओं के हक में छुड़ाने के लिए? उस वक्त भी वहां पर एक माफिया था जो ब्रजेश सिंह था। ब्रजेश सिंह के ऊपर आज की तारीख में 112 मुकदमा दर्ज हैं। रिकॉर्ड को उठा के देख लीजिए, 112 1984 ऑनवर्ड मुकदमा जो है, 18 कत्ल के मुकदमात हैं, 18 मुकदमे अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, फिरौती के मुकदमे हैं, एक्सटॉर्शन के मुकदमे हैं, अनलॉफुल असेंबली के मुकदमे हैं। कितने मुकदमे? 112 मुकदमे में बता रहा। और उसके बावजूद 2016 में ये खुद एमएलसी बने। अभी उनकी बेगम 1998 से आज तक बनारस का वो एमएलसी सीट उन्हीं के पास है, किस कोई और उसे ले नहीं सका। और आप जानते हैं 2014 से ये वो इलाका है, बनारस में चंदौली कब पे पड़ता है, ये वजीर आजम की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है ये इलाका। 2016 में बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने ब्रजेश सिंह के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। 4,500 में से 3,000 वोट आराम से लेके वो जीत गए। 2016 से 2022 तक एमएलसी थे, जेल में रहते हुए एमएलसी थे। 2023 में उनकी बेगम अन्नपूर्णा साहिबा के सामने बीजेपी ने एक फॉर्मल कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन 4,500 वोट में से बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ 170 वोट मिले एमएलसी की सीट पर। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें वजीर आजम के रहते हुए एक माफिया एमएलसी सीट उसी इलाके से जीत के आ जाए, तो क्या बीजेपी की सपोर्ट उन्हें हासिल नहीं है? कैसे कहा जा सकता है? यही ब्रजेश सिंह ये दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते थे। उसी महाराष्ट्र में जब ये यहाँ से फरार हुए तो महाराष्ट्र में जाके रहे, तब ये दाऊद इब्राहिम के लिए 2003 तक काम करते रहे, रिकॉर्ड पे मौजूद है। और इसके लिए उनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं? देशभक्त डॉन, हिंदू डॉन और रॉबिन हुड ऑफ द ईस्ट। ब्रजेश सिंह को ये सब नाम दिए जाते हैं। तो एक माफिया को एक तरफ आप इतना ग्लोरीफाई करेंगे कि क्या मतलब, माफिया माफिया है। मैं बिल्कुल किसी माफिया को अप्रूव नहीं करता। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, माफिया एंटी पीपल होता है, अवाम के खिलाफ होता है। आप किसी माफिया को किसी मजहब का चश्मा लगा के एक मुजरिम को सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो किसी एक मजहब से ताल्लुक रखता है, आप उसे ग्लोरीफाई करेंगे कि पेट्रियोटिक है, और दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है तो आप ठोक देंगे। सरेआम अस्पताल के बाहर खड़े हुए, थाने के बाहर खड़े हुए, अदालत में के बाहर खड़े हुए आप गोली मार देंगे एक माफिया को। देखिए, कोई मुजरिम कितना भी बड़ा मुजरिम हो, कितना भी क्रेडिट क्रिमिनल हो, उसका ये ह्यूमन राइट बरकरार रहता है हमारे दस्तूर में, हर सिविलाइज सोसाइटी में, कि उसको अपने जो जुडिशियल राइट्स हैं उसे कबूल उसे एंजॉय करने का, उनको इस्तेमाल करने का हक है। कस्टोडियल डेथ कोई भी हो, इवन नेचुरल डेथ ही क्यों ना हो, उस पर हुकूमत के ऊपर प्लॉट माना जाता है, और हर कस्टोडियल डेथ को इन्वेस्टिगेट करना हुकूमत की जिम्मेदारी होता है। उस हैसियत से तो वो करेंगे। तो कस्टोडियल डेथ अगर हो रहा है, चाहे वो अतीक का हो रहा हो, चाहे वो शहाब का हो रहा हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का हो रहा हो, उसमें सवाल खड़े होने तो लाजमी है, और सवाल खड़े हो रहे हैं। अब उनकी फैमिली है, अदालत में जाएगी, देखेगी कि कैसे कस्टोडियल डेथ हुई, क्या हुआ। उनके इल्जामात हैं कि उनको जहर देके शहीद किया गया है, तो वो उन इल्जामात में कितनी सच्चाई है नहीं है, ये देखना अदालतों का काम है। लेकिन एक शख्स को, इतने अजीबुशान खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को बाकायदा एक गैंग्स के जरिए, कि वो भी कुछ ठेके लेना चाहता है, दूसरा आदमी ठेके लेने से रोकने की कोशिश कर रहा है, तो एक गैंग वॉर का हिस्सा बनाकर उसको माफिया बना दिया जाता है। और फिर उस जेल में जो है वो उसको ज़हर मिल जाता है या नहीं मिलता, जो भी होता है, मैं उसमें जा नहीं रहा। लेकिन ये देश हित नहीं हो सकता। ये पैट्रियोटिज़्म नहीं हो सकता कि आप माफिया बन के पैट्रियोटिक बन जाएँ, और फिर दूसरे माफिया को आप कत्ल करके उसको विलेन बना दें और आप हीरो बन जाएँ। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये देश हित नहीं है, ये देशद्रोह है।